हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके एग्जाम के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों का सल्यूशन लेकर एक मासूम सा चेहरा आप सभी के सामने उपस्थित है। बस मुझे आप थोड़े से वक्त दे दीजिए ताकि जो भी मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है इस कंटेंट को मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। तो इसी बात पे दोस्तों उठाइए अपना नोटबुक और उठा लीजिए अपना कलम, क्योंकि आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन उस माँ को आप धोखा नहीं दे सकते, उस पिता को आप धोखा नहीं दे सकते जो आप पे एक उम्मीद लगाए बैठा है, जो आप पे एक विश्वास लगाए बैठा है। क्योंकि तैयारी किसी एग्जाम की नहीं, तैयारी एक भरोसे की हो रही है और आपको उस भरोसे को टूटने से बचाना होगा। और हाँ दोस्तों, आप तो हनुमान हैं, आप तो बलवान हैं, आप तो शक्तिमान हैं, आपको भला जीतने से कौन रोक सकता है। अरे अंधेरा क्या खाक रोकेगा मेरा रास्ता, मैं सूरज हूं और हर रोज उगता रहूंगा। बस अपने अंदर के मोटिवेशन को बनाए रखिए दोस्तों। चलिए हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। हमें छोड़ करके इस क्लास से दूर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी टीचर का आपके जैसे स्टूडेंट का साथ है दोस्तों, तो कोई टीचर अकेला कैसे हो सकता है ना। ये एक सोचने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कि भारत के केंद्रीय एवं राजकीय स्तर के आईटी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में शामिल किए हैं। बस आपको बने रहना है और आपको दोस्तों क्या करना है, इस क्लास को भी शेयर करना है और हमारे चैनल के साथ दोस्तों आपको जुड़ना है, इस परिवार का एक प्यारा सा हिस्सा बनना है। तो चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, कौन से साल में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1980। तो इसका जो आंसर है 1985 इसका करेक्ट आंसर है। 1956 के लिए 1956 एक्ट को किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये वायरिंग के लिए, नोट कीजिएगा इस चीज को, ये वायरिंग के लिए, स्थापना के लिए और सुरक्षा के लिए, इन तीनों के लिए 1956 एक्ट को लॉन्च किया गया है। कौन से बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है, तो आप लिखेगा जो विद्युत बोर्ड है। ये जो विद्युत बोर्ड है किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो ये सेंटर गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। किसके, सेंटर गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विद्युत बोर्ड अधिनियम है, इस अधिनियम का 1910 के धारा 37, 1910 के धारा 37 के उपधारा 4 के अनुसार इस एक्ट को तैयार किया गया है। और यह नियम भारत के राजपत्र का भाग सेकेंड, इस सेकेंड भाग का खंड तीसरा जो कि दिनांक 26 जून 1956 में इस एक्ट को लॉन्च किया गया है। दोबारा सुनिए, 1956 जो एक्ट है यह लागू कहाँ होता है, वायरिंग में, स्थापना में और सुरक्षा में ये एक्ट लागू होती है। और इस एक्ट को लॉन्च किसने किया, विद्युत बोर्ड का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने अधिनियम यानी कि नियम 1910 के धारा 37 के उपधारा 4 के अनुसार इस एक्ट को तैयार किया गया है। और ये जो नियम है ये राजपत्र भाग सेकेंड खंड तीसरा दिनांक 26 जून 1956 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको करेक्ट आंसर करना है और बहुत जल्द आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाइड करना है और आपको एक प्यारा सा नौकरी दोस्तों अपने नाम करना है, क्योंकि आपकी मुमताज भी आपका इंतजार कर रही है। और दोस्तों और इंतजार आप उसे मत कराइए, कहीं पता चला इंतजार करने के चक्कर में वो किसी और के साथ ही निकल गई। तो ऐसा मौका, ऐसा समय दोस्तों आप आने मत दीजिए। इसलिए क्या करिए दोस्तों, आपको क्या करना है, तैयारी में दोस्तों मजबूरी नहीं, तैयारी में क्या लाना है, मजबूती लाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 से मिलाता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एनईसी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी है उपकरणों के मानक, ऑप्शन सी है बिजली के प्रशुल्क, ऑप्शन बी है विद्युत सुरक्षा, ऑप्शन ए है इंस्टॉलेशन के नियम। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही होगा, बिजली के प्रशुल्क। क्या दोस्तों, जो बिजली के प्रशुल्क होते हैं वो एनईसी के अंतर्गत नहीं आते। जो आपका एनईसी है इसका पूरा नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा, नेशनल, क्या इसका पूरा नाम होता है, नेशनल
नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोड है यही NEC कहलाती है शॉर्ट में, और ये बिजली के प्रशुल्क में लागू नहीं होता। जो आपके घरों में बिजली के यूनिट आते हैं ये किस में आते हैं, ये किलोवाट में आते हैं। किस में आते हैं, किलोवाट में आते हैं। किसके, आपके घरों के हाउस यूनिट। और जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो गया, कोई सब स्टेशन हो गया, तो इसका जो यूनिट आता है किस में आता है, तो इसका दोस्तों यूनिट लिखिएगा, जो सब स्टेशन होते हैं इसकी जो यूनिट होती है ये BOT में आती है। किसमें, BOT में। BOT का पूरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसका पूरा नाम होता है। एक BOT बराबर कितना होता है, तो एक BOT बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। जो आपकी 1 किलोवाट हावर होती है ये 1.34 अश्व शक्ति, कितना, अश्व शक्ति घंटा के बराबर होती है ना। कितना, अश्व शक्ति घंटा। 1 किलोवाट बराबर 1.34 अश्व शक्ति घंटा के बराबर। और इसका सही आंसर क्या है, बिजली के प्रशुल्क और उपकरणों के मानक हो गया, विद्युत सुरक्षा हो गया, इंस्टॉलेशन के नियम हो गए, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये NSE के अंतर्गत आते हैं। जो कि किस एक्ट में इनको शामिल किया गया है, तो इनको 1956 जो एक्ट है इसी में शामिल किया गया है। 1956 एक्ट को किसने लॉन्च किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो विद्युत विभाग के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं ने इस एक्ट को लागू किया है। और ये जो एक्ट है इस एक्ट को किस दिन लागू किया गया था, तो आप लिखिएगा 26 जून 1956 में इसको लागू किया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन से मिलिए, केबल तापक रोधी के लिए प्रयोग किया जाने वाला PVC का सही रूप क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन उपस्थित हैं। प्रोप क्लोरोफिल विट्रियस कंपाउंड, ऑप्शन सी है प्लास्टिक फिनाइल केमिकल, ऑप्शन बी है पॉलीविनाइल केमिकल, ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC का आंसर क्या होता है, PVC का जो आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो भी PVC है दोस्तों, आप जो भी वायर देखते हैं ना, वो उन वायरों का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, वो किसके बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, वो PVC के होते हैं। किसके, PVC के होते हैं। ये जो आपकी क्लोराइड है दोस्तों, ये जो आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इंसुलेशन इसको नाम देते हैं। और जो आपकी इंसुलेशन होती है ये किस फैक्टर पर निर्भर करता है, इस बात को भी जानिए। तो इंसुलेशन जो आपकी होती है, लिखिएगा, जो आपकी इंसुलेशन होती है ये किस पे होती है, ये किस पे निर्भर करती है, ये वोल्टता पर निर्भर करती है ना। अगर वोल्टेज का मान बहुत अधिक हो गया तो ये इंसुलेशन क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन होती है। क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका जो सामर्थ्य है इसको किसमें व्यक्त करते हैं, तो किलो वोल्ट, किसमें, mm प्रति किलो वोल्ट में इसकी सामर्थ्य को हम व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, P प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक होते हैं, है ना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी है होल्स, ऑप्शन बी है वाल्व, ऑप्शन ए है पॉजिट्रॉन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, होल्स, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि होल्स में किस प्रकार के चार्ज होते हैं, तो आप लिखिएगा, जो आपका दोस्तों होल्स होते हैं इसमें धन आयन होते हैं। किस प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना। देखिए जो आपका दोस्तों, जो भी आपके P प्रकार के अर्धचालक हैं इसमें होल जो होते हैं ये मुख्य वाहक होते हैं। कैसे मुख्य वाहक होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए जो आपका अर्धचालक होता है जैसे कि जर्मेनियम, जर्मेनियम का क्या होता है, परमाणु संख्या, लिखेगा जो आपकी जर्मेनियम है, जर्मेनियम का परमाणु संख्या होता है 4। जब इस 4 परमाणु संख्या के साथ आप त्रिसंयोजकता वाला कोई डोपिंग मिलाएंगे, यानी कि यहां पे क्या लिख देंगे हम 3, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। कोई भी एक कक्षा है, इस कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक 8 होना चाहिए। कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपके पास 7 ही है, होने कितने चाहिए, 8। तो एक हम यहां पे क्या लाना पड़ता है, होल्स को ऐड करना पड़ता है, इसलिए मुख्य वाहक क्या कहलाता है, होल्स मुख्य वाहक कहलाता है। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। और जो वाल्व होती है इसको क्या कहा जाता है, ये आपकी डायोड जो होती है यही क्या कहलाता है, वाल्व कहलाता है। और जो डायोड होती है दोस्तों ये नो
नॉन रिटर्न वॉल्व की तरह काम करते हैं। कैसे? नॉन रिटर्न वॉल्व की तरह ये काम करते हैं आपके डायोड्स। पॉजिट्रॉन के अंदर भी दोस्तों ये पॉजिटिव आवेश होते हैं, और जो पॉजिट्रॉन होते हैं ये किसके विपरीत काम करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत काम करते हैं। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो चुका है। और आप भी दोस्तों क्या करना है, आपको नोटबुक में जरूर इस चीज को नोट करते रहना है। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 की माप उपकरणों में ट्रू वैल्यू के करीबी मान को कहा जाता है। ऑप्शन डी है प्रिसीजन, ऑप्शन सी है करेक्शन, ऑप्शन बी है रेजुलेशन, ऑप्शन ए है एक्यूरेसी। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेसी करेक्ट आंसर है। एक्यूरेसी को आप क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यथार्थता। इसको क्या कहते हैं? यथार्थता इसको कहा जाता है। रेजुलेशन को क्या कहते हैं? तो विश्लेषण। नोट कीजिएगा, इसको हम विश्लेषण कहते हैं। क्या? विश्लेषण। और करेक्शन को क्या कहते हैं? परिशुद्धता। नोट कीजिएगा, इसको आप क्या कहते हैं? परिशुद्धता ही हमारी क्या कहलाती है? विश्लेषण। और प्रिसीजन क्या कहलाती है? लिखिएगा औचित्य। क्या दोस्तों? औचित्य, औचित्य कहलाता है। प्रिसीजन क्या कहलाती है? औचित्य कहलाती है। तो ये इसका सही आंसर है। एक्यूरेसी इसका करेक्ट आंसर है। माप उपकरणों में ट्रू वैल्यू के करीबी मान को एक्यूरेसी कहा जाता है। एक्यूरेसी क्या कहते हैं दोस्तों? सुनिए एक्यूरेसी के बारे में। ये एक क्या है? एक कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है। कितना? 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है। आपके पास दोस्तों एक क्या है? एक मीटर है ना? किस प्रकार का? एनालॉग प्रकार की आपके पास एक मीटर है जिसका यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है ना? यहाँ पे 1 एम्पियर है, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। तो पॉइंटर कहाँ पे जाकर के रुकता है? यहाँ पे। यानी कि पॉइंटर 4.9 एम्पियर पर जाके रुकता है। रुकना कितने पे चाहिए? 5 एम्पियर पे। यानी कि 5 एम्पियर के ये करीबी है। 5 एम्पियर क्या है? ये ट्रू वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये ट्रू वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू के करीब है 4.9, है ना? तो जब 4.9 के करीब में जाकर के ये पॉइंटर रुकेगी, इसका मतलब जो एक्चुअल मान है, जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान के करीब जाकर के ये पॉइंटर रुक रहा है। और ये क्या कहलाती है? ये एक्यूरेसी को बताती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें बताइए कि ये जो आपके लिए सीरीज है, ये जो आपके लिए कंटेंट लाया गया है, ये कंटेंट कैसा रहा? ये कंटेंट क्या आपको पसंद आया? मुझे यकीन है कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे विद्यार्थियों तक इसको शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, आपको लाइक भी करना है और हमें मोटिवेट करना है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट दोस्तों उपलब्ध कराते रहें। इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक और नया कंटेंट तैयार कर सकूं और कल सुबह 7 बजे मैं फिर आपके सामने हाजिर हो सकूं। बस दोस्तों याद रखिएगा, अपने हौसले को बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, बस तू आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। थैंक यू।